बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज कर चुके होंगे और जनाब स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूल खुलने से पहले आपसे बात करेंगे मौसम की, जिसकी वजह से स्कूल बंद किए गए थे। और जनाब सर्दी की अगर बात करें तो हिना, आप तो कहती थी कि लग पता जाएगा, यहाँ हर 2 दिन बाद जो है दम तोड़ती हुई नजर आती है सर्दी, और धुंध छाती जरूर है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ऐसी रोशनी, चमकदार सूरज की रोशनी आपको मिलती है। कंपैरेटिवली कराची की निस्बत तो लाहौर में आपने महसूस की होगी ठंड, आपको लगी भी है। अब आप वैसे ही कह रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इस बार वैसे ऑल्दो के रिकॉर्ड नहीं टूटे सर्दी के, जिस तरह से पिछले साल हो रहा था। इस बार फायदा कुछ कह लें ऐसे है कि सूरज 2-3 दिन के बाद जब निकल आता है तो उसके बाद फिर सूरत हाल बेहतर हो जाती है, सर्दी की शिद्दत में भी थोड़ी कमी आ जाती है, और जो धुंध वाला मसला है वो भी किसी हद तक बिल्कुल खत्म होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब धूप निकलती है तो उसके बाद धुंध जरूर होती है। रवां बरसों में आपने देखा ही था, यानी रवां बरस तो आपको धुंध जो है कभी छटती कभी वापस आती दिखाई देती है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में आपको नजर आया कि धुंध मुस्तकिल तौर पर रहती थी और आपको हफ्तों सूरज दिखाई नहीं देता था, और उस धुंध के छाने की वजह से एक माहौल बना रहता था, एक जिसे कहते हैं डोम बना रहता था, खासतौर पर लाहौर जैसे शहरों पर जहां पर आपको सूरज की किरणें नहीं नसीब होती थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो हमें ऐसे धुंध की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। स्मॉग की वजह से हमें धुंध, हम तब से सोच रहे थे ये धुंध है या ये स्मॉग है, ये फोग है या स्मॉग है, मतलब उसमें कंफ्यूज थे लाहौरी काफी हद तक। जी आज बड़ा हैपनिंग किस्म का मंडे है, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, पॉलिटिकली भी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो आज सुनाया जाना है डियाला जेल में ही। जो बानी पीटीआई और उनकी जो अहलियां हैं उनकी मौजूदगी में फैसला 11 बजे सुनाया जाना है। इस हवाले से भी आपको हम अपडेटेड रखेंगे। जरा बड़ी अपडेट जो आज की है वो जनाब बच्चों के लिए है, वो ये है कि स्कूल्स दोबारा से खुल चुके हैं, और पंजाब भर में जो मौसम सरमा की छुट्टियां थी उसके बाद स्कूल्स पहले बंद थे और उसके बाद अब खुल चुके हैं, और सर्दी की जो शिद्दत है उसके बाद पंजाब के स्कूलों के जो औकातकार हैं उनमें तब्दीली की गई, और अब स्कूल्स बताया ये जा रहा है कि 9 बजे खुलेंगे। बिल्कुल, और आपको ये पता है कि खास तौर पर मैसेजेस किए गए हैं स्कूल्स की जानिब से कि अपना सिलेबस लेकर आइएगा जो छुट्टियों में आपको दिया काम करने के लिए, और बच्चे कई इस वजह से छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आपको स्कूलों के औकातकार भी बताते चले, स्कूलों के औकातकार 9 से दोपहर 2 बजे तक कर दिए गए हैं, ताहम जुमे के दिन जो है 12 बजे होगी छुट्टी, और सर्दी की लहर को देखते हुए महकमा तालीम की जानिब से खुसूसी बच्चों की तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म में नरमी की इजाज़त दे दी गई है, जो कि 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेगी। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी कितनी है और वालिदैन का क्या कहना है, इस हवाले से अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। यूसुफ अब्बासी इस वक्त हमारे साथ हैं। यूसुफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा इस वक्त स्कूलों में कितनी नफरी देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज बड़ा सुहाना दिन है, सूरज अपनी आबोताब पे है, चमकती धूप है, और चमकती धूप में बच्चे लहलहाते खुशो खुर्रम फुल एनर्जी के साथ स्कूलों में आए हैं। आज गो के पहला दिन है, और इस हवाले से चाहे मगोइयाँ भी हो रही थी कि ठंड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है महकमा तालीम जो है वो छुट्टियों को बढ़ा दे, लेकिन ऐसा कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, और बच्चों ने बड़ी खुशदिली से स्कूलों का रुख किया है, और वालिदैन ने भी बड़ी खुशदिली से, असातिज़ा ने उनको वेलकम किया है स्कूलों में, और असातिज़ा भी पूरी एनर्जी के साथ आए हैं। और जहां आप अभी जिक्र भी कर रहे थे सिलेबस का, तो असातिज़ा से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने इनको छुट्टियों से पहले एक छोटा सा सिलेबस दिया था मुकम्मल करने के लिए, और आज उस सिलेबस के हवाले से उनको ये भी कहा गया कि सिलेबस लेके आना है, ताकि आइंदा आने वाले 2, 4, 5 दिनों बाद उस सिलेबस के हवाले से इनके इंटरनल एग्ज़ाम भी होंगे, ताकि इनकी एनर्जी को बाहर रखा जा सके। यहाँ पे ये एक बड़ी खुश आइन बात है जो हमने आज देखी कि स्कूलों की टाइमिंग, जो थोड़ी सी मैं तस्हीह करना चाहता हूँ आपकी, कि 9:15 बजे से 2 बजे तक है, 9:15 से 8:45 से 2 बजे तक है, और निजी स्कूलों में तकरीबन 8:15, 8:30 से लेके 2 बजे तक है। तो टीचर्स की जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है, ताकि वो सुबह स्कूलों को आके ओपन करेंगे और सफाई सुथराई के साथ शाम को सारे बच्चों को दोपहर को भेजकर फिर वो आराम से घरों को जाएंगे। यहाँ पे जो खुश आइन बात है, जिसको देख के दिल खुश हो गया, कि स्कूल के दरवाजे अभी नहीं खुले थे कि बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, और बच्चों ने बाकायदा 15 से 20 मिनट वेट किया, जिससे उनका जोश और जज्बा देखा जा सकता है कि उनको कितनी खुशी थी स्कूल खुलने की, कि वो स्कूल खुलने की टाइमिंग से भी पहले आ गए। और अफसोसनाक थोड़ी सी बात यहाँ पे ये है कि महकमा तालीम जो है और वजारत तालीम जो है वो इस बात में नाकाम है कि जो चहमगोइयाँ होती हैं छुट्टियाँ बढ़ाने के हवाले से, स्कूल नहीं खुलेंगे, टीचर्स ने स्ट्राइक कर दी, उसके हवाले से कोई मैकेनिज्म सामने नहीं आ रहा वालिदैन को इत्मीनान
बख्श बनाने के लिए कि उनको ये यकीन आ जाए कि वाकई जो छुट्टियां ख़त्म हुई हैं कल से या आज से स्कूल खुल रहे हैं। इस हवाले से महकमा तालीम खुद तजब्जुब का शिकार रहता है और वो ये साबित करने में हमेशा से नाकाम रहा है कि स्कूल वो तभी खुलेंगे जबकि टाइमिंग है, और जब बहुत सारी र्यूमर्स क्रिएट हो जाती हैं उसके बाद उनको ख्याल आता है कि नहीं हमने भी कुछ करना है, और वो उस वक्त तक करते हैं जब रात के 11-12 या 1 बज जाता है जब बिल्कुल बच्चे सही सोए कह रहे हैं होते यूसुफ। इसके अलावा लेकिन यहाँ कुछ पे फेक नोटिफिकेशंस भी जो हैं वो भी सर्कुलेट हो रहे होते हैं और कंफ्यूजन जो है आप सही कह रहे हैं कि बरकरार होती है बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी। अच्छा, इससे काबिल पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी बसेज अरेंज करेंगे बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसके लिए क्या डेडलाइन दी गई थी और उस पर आपको कहीं लग रहा है कि काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं अरेंजमेंट्स हुए हैं स्कूलों की जानिब से? देखिए, ये हमने देखा अदालत के अहकाम थे। अदालत ने हुक्म दिया सूबाई दारुल हुकूमत के बहुत सारे ऐसे स्कूलों को, क्योंकि निजी स्कूलों की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि बसेस जो है वो नॉर्मल गलियों में नहीं जा सकती, जहाँ पे गाड़ी या रिक्शे का जाना मुश्किल होता है वहाँ पे बसेस कैसे जाएंगी। तो अदालत के हुक्म के मुताबिक महकमा तालीम के सेक्रेटरी ने फौरी तौर पे 10 से 15 उन स्कूल्स को फौरी तौर पे बसों की दस्तयाबी का हुक्म दिया जो लबे सड़क थे या जो खुली सड़कों पे थे, या जिनको आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे बस का आना जाना आसान था। इस तनाज़ुर में हमें आज सुबह वैसे कोई बस नज़र नहीं आई, और निजी स्कूलों में हमने 2-3 स्कूलों में नज़र भी दोहराई, वहाँ पे वालिदैन अपनी गाड़ियों पे ही बच्चों को छोड़ने आए। लेकिन 1-2 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने यकीन दिलाया और बसें भी दिखाई कि हम इन बसों पे बच्चों को स्कूल लेके आएंगे और लेके भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक मुश्किल आ रही है कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या इन बच्चों से ट्रांसपोर्ट की फ़ीस ली जाएगी या इनको मुफ्त लाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से तो ये अहकाम हैं कि उनको मुफ्त सर्विस फराम की जाए, लेकिन निजी स्कूल इस पर आमादा नहीं हो रहे। ताहम जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि स्कूल खुल गए हैं, तालीम जारी हो गई है, हम नसाबी सरगर्मियाँ, तदरीसी सरगर्मियाँ, इम्तिहानी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। 4 मार्च से मैट्रिक के सालाना इम्तिहान भी होंगे, जिसकी भरपूर तैयारी के लिए बच्चे पूरे जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त आगाह किया क्या सूरत हाल के बाहर। और ज़रूरी है कि जनाब ये जो फीस है वो उनसे ना ली जाए, लेकिन इसके बावजूद एक तरीक़ाकार है जिससे इस्तेमाल करते हुए ये स्कूल्स फीसें जड़ लेते हैं, अपनी जो बेसिक फीस है ना उसके साथ ही स्ट्रक्चर के साथ जोड़ लेते हैं। तो ये फीस कहीं ना कहीं से तो निकलवा लेंगे, असल मसला कुछ और होगा। असल मसला इनको सिक्योरिटी का होगा, असल मसला इनको बच्चों को लाने ले जाने का होगा, एक जिम्मेदारी का होगा, जो अदालत बिल्कुल ठीक कह रही है। क्योंकि है ना, आपने देखा है इन स्कूलों के बाहर जब सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने आते कितना रश होता है, सारी सड़क ब्लॉक होती है और आने जाने वाले लोग जो अपने कामों पर जा रहे होते हैं उनको बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये सड़कें ब्लॉक करने से बचाने के लिए जरूरी है कि इन स्कूलों की बसेस हों, क्योंकि वो बसेस के आने जाने का सिलसिला भी थोड़ा सा आसान होगा, स्कूलों के अंदर भी दाखिल हो सकेंगी। बेहतर है कि ये सिलसिला जो है फिर से जारी हो सके। जी कब तक इस पर इम्प्लीमेंट होता है। फिलहाल अच्छी खबर यही है बच्चों के लिए कि जनाब स्कूल्स खुल गए हैं, जम के पढ़ाई करें, क्योंकि मैट्रिक के इम्तहानात बड़े करीब है बोर्ड के, तो उसके लिए तैयारी की खासी ज़रूरत होती है। जनाब आगे बढ़ते हुए ज़रा हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज़्यादा इब्तदाई स्क्वाड जो है वो जमा करवा दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इब्तदाई स्क्वाड में जो कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, कामरान गुलाम और सुलेमान अली आगा। इसके साथ साथ इमामुल हक, फ़खर जमान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी का नाम भी इब्तदाई जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया है और साइम अयूब का नाम भी इब्तदाई स्क्वाड में भेजा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है और हतमी स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान की शमूलियत के इम्कान कम नजर आते हैं। उधर बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसकी क़यादत नजमुल हसन शांतो के सपुर्द की गई है। और मेगा इवेंट के लिए साबिक कप्तान और सीनियर ऑलराउंडर शकीबुल हसन को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। कबल अजीम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बांग्लादेश के साबिक कप्तान शकीबुल हसन दूसरी बार भी बॉलिंग एक्शन टेस्ट में नाकाम हो गए थे, जिसके बाद उनकी स्क्वाड में शमूलियत पर सवालिया निशान उठ गया था।
उधर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है जी। स्क्वाड में जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली 15 रुकनी टेस्ट टीम में 7 तब्दीलियां की गई हैं। जी हाँ, शान मसूद कप्तान होंगे, साउद शकील नायब कप्तान मुकर्रर किए गए हैं। बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली और सलमान अली आगा को बरकरार रखा गया। और इसके अलावा स्पिन के शोबे को ज़रा मजबूत बनाने के लिए ऑफ स्पिनर साजिद खान और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली के साथ लेग स्पिनर अबरार अहमद को भी वापस बुला लिया गया है। जख्मी साइम अयूब और आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह ओपनर इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा को वापस स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया है और उनकी जगह सिलेक्टर्स ने खुरम शहजाद को बरकरार रखा है, जबकि मोहम्मद अली को वापस और अनकैप्ड काशिफ अली को शामिल किया गया है। विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान अंडर 19 के साबिक कप्तान और शाहीन्स के कप्तान रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में कर दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैच 17 और 21 जनवरी और 25 से 29 जनवरी तक मुल्तान में खेले जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका मैं स्कूल वाला पैकेज देख रहा था। आजकल के बच्चे अच्छे खुश होते हैं सर्दी में जाते हुए, हमारे तो दिल नहीं जाता जाते हुए। सही कह रहे हैं, वक्त तब्दील हो गया सलीम खालिक साहब। ये बड़ा हमने एक राउंड अप तो दे दिया है और इसके साथ साथ पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी आज बहुत कुछ है क्रिकेट में बात करने के लिए। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप पीएसएल ड्राफ्टिंग पे ही बात करते हैं। प्लैटिनम जो कैटेगरी है उसकी फहरिस्त जारी की गई है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग हो रही है वो हम कह सकते हैं हमारे जो दस्तयाब वसाइल है उनकी बुनियाद पर जो प्लेयर्स हमें मिले हैं, क्योंकि पता था कि आईपीएल के साथ टकराव होगा लीग में और सारी जो क्रीम है वो वहां चले जाएगी, सारे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया चले जाएंगे। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता था तो उस वक्त कुछ हमें करंट प्लेयर्स भी मिल जाते थे जो बड़े नाम होते थे, कोई 1-2 तो कुछ हो जाते थे। अब बदकिस्मती से हमारे पास वैसे ऑप्शन नहीं है। जैसे डेविड वार्नर टाइप के जो प्लेयर है, ये वो प्लेयर हैं जो 8-9 साल तक आईपीएल खेले, अब तो जब नहीं लिया गया तो यहाँ आ गए। केन विलियमसन है, उनका भी T20 में कोई ऐसा मकाम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े नाम है, लेकिन वैसे इनका मकाम नहीं। सबसे बड़ा जो इशू है वो इंग्लिश क्रिकेटर्स का है। काफी अरसे पहले आपको याद होगा हमने शो में भी बात की थी कि जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक रूल बनाया है कि जब उनका डोमेस्टिक सीजन चल रहा होगा तो पीएसएल समेत कोई भी लीग होगी उसके लिए वो अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे। इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं और अभी तक गैर यकीनी है। सलमान नसीर सरबराह बने पीएसएल के, वो गए भी थे वहां पर इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक यकीन दहानी नहीं कराई है। तो ड्राफ्ट आज हो रहा है, टीमें बन जाएंगी, तो उसके साथ साथ कुछ इश्यूज जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स के हवाले से हैं वो बरकरार रहेंगे। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि पीएसएल का 10वां एडिशन है, तो जो पहले एडिशन हुए हैं हम लोग कभी गैर मुल्की बड़े नामों पे नहीं गए। हम अपने ही जो प्लेयर्स हैं उनको हमने बड़े नाम बनाए, नए लड़के हमारे इस लीग से उभर कर सामने आए और स्टार्स बने, और हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और हम देखते हैं, और जब इवेंट शुरू होता है तो ऐसी एक राइवलरी टीमों में बन जाती है, ऐसा माहौल बनता है इवेंट का कि फिर वो लोग एंजॉय करने लगते हैं क्रिकेट को। तो हम लोगों ने कभी भी इस तरह बेस नहीं किया फॉरेन प्लेयर्स पे कि फलाना आएगा तो ऐसा हो जाएगा, फलाना आएगा तो ऐसा होगा। तो होपफुली अभी भी अगर कुछ इश्यूज आए फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से तो इसको हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो कवर कर लेंगे। बिल्कुल, चाहे अभी ना हो पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका माजी में काफ़ी नाम था और न्यूजीलैंड की से भी बहुत खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सलीम साहब, आप चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसके मुतालिक क्या कहेंगे? इस वक्त उसका भी ऐलान कर दिया गया है, तो उसमें कौन शामिल है और आपके ख्याल से किसको शामिल मजीद करना चाहिए था? चैंपियंस ट्रॉफी का जो अव्वलीन जो एक इब्तदाई स्क्वाड होता है, आईसीसी का रूल होता है कुछ अर्से पहले, 1 महीने या कुछ पहले आपको नाम देने पड़ते हैं। गालिबन इसकी वजह ये होती है कि जो वीजा और दूसरे इशूज हैं वो हल किए जा सके जहां भी इवेंट हो रहा है, और इसमें तब्दीली भी मुमकिन होती है। लेकिन जो उसके बाद फाइनल स्क्वाड आता है उसमें चेंजेस सिर्फ उस सूरत हो सकती है जब कोई इंजरी हो, एक पूरी टेक्निकल कमेटी बनती है, वो फिर इजाजत उसकी देती है। तो अभी जो इनिशियल नाम भेजे हैं पाकिस्तान ने उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जराए से ही नाम सामने है। जो आपने फहरिस्त पढ़ी थी लगभग वही नाम है और कोई ऐसा सरप्राइज है नहीं, क्योंकि इनिशियल हतमी स्क्वाड जो है उसका कब ऐलान जो है वो फिर एक्सपेक्टेड है? और आपको क्या लगता है कि कौन-कौन होगा उसमें?
देखिए जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं तकरीबन वही जो खेलते चले आ रहे हैं वही होंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है वो साइम अयूब खेलेंगे या नहीं, ये है। और अगर आप मुझसे हकाइक पर मबनी बात पूछें तो मुबालगा राय से मैं गुरेज करूं तो मुझे लगता है कि साइम का साथ शायद हमें दस्तयाब ना हो। जिस तरह की उनको इंजरी हुई है, जिस तरह के लिए वो इलाज के लिए गए हैं इंग्लैंड वहां पर, और जिस तरह की उनकी फिजिक है, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि इंग्लैंड के डॉक्टर जो है उनके ऊपर जादू करेगा, फूंक मारेगा, वो सही होकर भागने लग जाएंगे। ये लंबा प्रोसेस है। वो सर्जरी होगी, फिर उनको उसके बाद रिहैब शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करेंगे, फिर रनिंग शुरू करेंगे, उसके बाद नेट शुरू करेंगे, उसके बाद एक आध को डोमेस्टिक या लोकल मैच खेलेंगे, फिर अपनी मैच फिटनेस। तो आप अंदाजा लगा लें, ये हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि हाँ साइम आ जाएगा, लेकिन सलीम साहब ही इज अ वेरी यंग चैप, तो जो इस उम्र में तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बिल्कुल उम्मीद हम कर सकते हैं और करनी हमें चाहिए, लेकिन मैं आपको इसी उम्मीद पर इब्तदाई स्क्वाड में उनका नाम भेजा गया है वैसे, है ना? जी, मुझे यहाँ, मैं अभी दुबई में हूँ तो मुझे मौका मिला, फखर जमान के साथ मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। मैंने उनको खेलते हुए देखा नेट सेशन में परसों आईसीसी एकेडमी में, तो वो बड़े जबरदस्त लग रहे थे, फिट, और जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, फिर रनिंग उन्होंने की, एक्सरसाइज की, और रनिंग के हवाले से उनको कहा जा रहा था कि भागते हुए थोड़ा घबराते हैं वो, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल फिट है। कल फिर अबू धाबी में उनको मैंने मैच खेलते हुए भी देखा, T20 का, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग तो नहीं खेली लेकिन शॉट उनके नजर आ रहे। तो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि चलो अगर खुदा ना खास्ता साइम नहीं भी हुए तो फखर मुकम्मल फिट है और हमारी टीम के लिए वो जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। और फखर के साथ अगर आप सोचें साइम आ गए तो क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा। ये मैंने सवाल भी वैसे फायदे किया है फखर से इंटरव्यू में कि आप और साइम अगर खेलते तो कितना अच्छा लगता, तो उन्होंने भी यही बोला कि वो दुआ ही कर सकते हैं कि साइम फिट हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनको भी बहुत अफसोस है कि जिस तरह एक यंगस्टर इतनी तेजी से ऊपर जा रहा था, एकदम एक इंजरी की वजह से उसके कैरियर पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। चलें जी, हम वाकई यही वाली सीन है कि दुआ करेंगे। वैसे फिलहाल तो मुमकिन नहीं नजर आ रहा, डेफिनेटली रिहैब, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है और अपनी फॉर्म में प्लेयर को वापस आते आते टाइम लग जाता है। सलीम खालिक साहब, 7 तब्दीलियां की गई हैं टेस्ट स्क्वाड में, जैसे हम बात करें तो आपको क्या लगता है इन खास तब्दीलियों की वजह, और दूसरा ये कि अब्बास को अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद फिर बाहर क्यों किया गया? थक गए ना वो, इतने सालों बाद टीम में आए, वो 2 मैच खिलाए तो वो थक गए इतना, तो उनको रेस्ट करा दिया। सेलेक्टर्स की लॉजिक है ये। भाई रेस्ट आप उसको देते हैं वो प्लेयर जो मुसलसल खेलता चले जा रहा है। जैसे शाहीन आफरीदी को रेस्ट चाहिए था, उनको आपने बांग्लादेश भेज दिया था, अब तो खैर आ गए वापस वो। तो जिस तरह के और पुराने मुस्तकिल खेलते चले आ रहे हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन ये ड्रॉप करना था तो बस कर दिया। इसी तरह मीर हमजा को भी एक मैच के बाद ही उन्होंने बिठाई। सेलेक्टर्स इस तरह आजकल कर रहे हैं ये कि वो, जैसे आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने स्पिनर्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया कि पिचेस ऐसी होंगी, लेकिन वो फैसला दूसरे मैच में गलत साबित हुआ। अगर स्पिनर पे होता तो अच्छा हो सकता था। तो लेकिन अब वेस्ट इंडीज को मेरा ख्याल है ये बहुत हल्का ले रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम जो है ये, इसको आप ऐसा नहीं समझिए कि बस ये बिल्कुल ही एकदम से वो आराम से हरा देंगे। वो करियर खत्म करने वाली टीम है। देखिए देखने में तो फ्लावर लगती है, वो फायर बन सकती है, तो जरा बच के हमको जाना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज की टीम का पता नहीं होता है। ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, बांग्लादेश से हार सकती है। बिल्कुल। तो ये जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। स्क्वाड में रुहेल नजीर की जो शमूलियत है उस पर क्या कहेंगे? वहाँ पानी पिलाएंगे, वो आएंगे, खिलाने का इम्कान तो कम लग रहा है। अगर वैसे चेंज करना था ना तो चेंज एक ये कर देते कि रिजवान मुसलसल खेलते चले आ रहे हैं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, चलो इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है नहीं, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में तो शामिल है ये सीरीज, लेकिन अब फायदा नहीं है। आपको पता है फाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो चुका है, तो अब तो बस एक रस्मी कार्रवाई है। इस तरह की सीरीज में अगर हम चाहते हैं तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं ना हमारे, जैसे रिजवान के ऊपर वर्कलोड बड़ा है, हर तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको रेस्ट करके इनको खिला रहे थे, जो भी हम लोग कर सकते थे इस तरह की चीज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर सेलेक्टर्स अभी क्या सोच रहे हैं वो, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगा कि बिल्कुल आपको इजी नहीं लेना चाहिए सीरीज को। सलीम भाई क्विकली लास्ट मिनट है, ये बताइएगा शान मसूद को कप्तान जो है वो बरकरार रखा गया है, तो उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैचेस में कारकर्दगी आपके सामने ही। हाँ, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी भी हमने देखा था कि वो सीरीज हम जीत गए थे, तो अब एकदम से इतनी जल्दी चेंज करते रहेंगे तो फिर यही होगा। अभी ये सीरीज जीत गए,
तो फिर हम लोग यही बोलेंगे कि नहीं सही है, बरकरार रखो। अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हुई तो फिर शायद कुछ सोचना पड़ेगा बोर्ड को भी, नया कप्तान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल क्रिकेट जो है हम डिस्कस कर रहे थे, जो तब्दीलियां स्क्वाड में की गई हैं, टेस्ट स्क्वाड में की गई हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जो इब्तदाई स्क्वाड है वो है, उस पर भी डिस्कशन हुई है। हतमी स्क्वाड जो है वो कहा यही जा रहा है कि शायद 10 फरवरी तक उसका ऐलान जो है मुतवक्किल। देखते हैं जी क्या क्या होता है। और अभी हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पर, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। गुजरे हफ्ते की बात करें तो इस्लामाबाद में मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम, मौक़े और चैलेंजेस के उन्वान पर 2 रोज़ा आलमी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुस्लिम ममालिक के वुज़रा, सुफ़रा और आलमी इदारों के खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। आलमी कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई थीं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया। इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। तालिबान ने 1 दहाई से लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने ख़वातीन के हकूक़ छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की और दुनिया में 12 करोड़ लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती हैं। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए और मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. They have weaponized our faith, to justify it. Girls are living under dire situation in our ummah, in Yemen, Sudan, and many countries, facing poverty, violence, and forced marriages. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. और पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनेकाद एक बहुत बड़ा संग मील है। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महिउद्दीन वानी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी वजारत तालीम। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आपको इस कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप बताइएगा कि आपके ख्याल में किस हद तक कामयाब रही ये कॉन्फ्रेंस, और स्पेशली ख़वातीन की जो तालीम है उस पर मजीद कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीम और खुसूसन बच्चों की तालीम अब पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक में एक कौमी बयानिए में शामिल हो गई है। पहले आप याद रखें, पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक में तालीम और खुसूसन बच्चों की तालीम नेशनल डिस्कशन, पॉलिसी डिस्कोर्स का पार्ट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म ने तमाम इस्लामी ममालिक के एजुकेशन मिनिस्टर्स, उनके एजुकेशन एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इवन नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये सारे वापस नजर आए हैं, आपके साथ बैठे हैं। इस इशू को एक चैलेंज के तौर पे लिया है और इस चैलेंज को फट की अपॉर्चुनिटी में और एक ऐलान इस्तेमाल डिक्लेयर किया है, जिसके जरिए हम ग्लोबली अब इंशाल्लाह गर्ल्स एजुकेशन पे अपना फोकस ज्यादा बढ़ाएंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा कमिट करेंगे और बच्चियों के तालीम के लिए एनेबलिंग लेजिस्लेशन भी लाएंगे। तो इंशाल्लाह कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन, कोई रिवायत जो इस्लामिक ट्रेडिशन और इस्लामिक तालीमात जो कि बच्चों की तालीम के लिए जरूरी है, उससे कॉन्ट्रैडिक्ट करेगी तो उसको हेड ऑन देंगे। राइट वानी साहब, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक के वुज़रा और सुफ़रा की आमद पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। हमने बच्चियों की एजुकेशन तो अपनी पॉलिसी में शामिल कर ली है, लेकिन ये पाकिस्तान का कितना मुस्बत चेहरा दिखाने में ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रही है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2 वुज़रा ऐसे थे, मालदीव्स की वज़ीर रिलीजियस अफेयर्स और सोमालिया के एजुकेशन मिनिस्टर, दोनों ने फिर उस इत्तेफाक से, मुझे नहीं मालूम था, वज़ीर आज़म को बताया कि दोनों पाकिस्तान से पढ़े हुए। एक लाहौर के पढ़े हुए थे, 5-6 साल उन्होंने वहां पढ़ा हुआ था, और एक इस्लामाबाद के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जी हम तो आपके एम्बेसडर्स हैं, हमें तो आज एजाज हासिल हो रहा है कि हम पाकिस्तान आए हैं और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बच्चियों की तालीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। और पाकिस्तान का शुक्रिया कि आपने हमें पढ़ाया, आपने हमारी तालीम पे इन्वेस्ट की। तो ये कलेक्टिव ओनरशिप थी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ग्लोबली खाली सिर्फ ममालिक से एक्सपर्ट्स आए, बर्तानिया से, फिलीपीन से और दूसरे ममालिक से। मैंने सीधा वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी की हेड रही हैं, वो स्पेशली आई। तो आप देखेंगे पार्टिसिपेशन की वजह
बच्चियों की तालीम है, इंटरेस्ट उनका बच्चों की तालीम में था। और पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ है कि हमने लीडरशिप का रोल अदा किया, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ मिलकर हम सबको एक छत के नीचे ले आए ताकि मिलकर एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से बेनिफिट करें। और ग्लोबली पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में जो एक मिसपरसेप्शन है कि हम नेगेटिव कंजर्वेटिज्म के जरिए बच्चों की तालीम को रोकते हैं, उस इल्जाम को या उस एलिगेशन को हमने धोने की कोशिश की। जबरदस्त। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा कि लड़कियों की जो तालीम है वो वक्त का बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो लड़कियों की तालीम है उसमें कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जिनका फिलफौर जो हल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए बच्चों की तालीम में आप देखें कि पाकिस्तान का ये देखें, आपको डाटा आपके पास है कि हमारे पास लैगिंग डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो फाटा और एक्स फाटा हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान और AJK हो। हमें एग्जैक्ट डाटा का पता है कहाँ कितनी बच्चियां बाहर हैं स्कूलों से और किस रीजन से बाहर है। हमें उन रीजंस को एड्रेस करना है, हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को। और ये याद रखिए तालीम का ताल्लुक स्कूल नहीं है, तालीम का ताल्लुक गुर्बत से है, तालीम का ताल्लुक न्यूट्रिशन से है, तालीम का ताल्लुक एक्सेस ट्रांसपोर्ट से है, तालीम का ताल्लुक हेल्थ से है। आपने इन तमाम चीजों को एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करना है। बच्चों की को न्यूट्रिशन को भी पूरा करना है, उनकी हाइजीन को भी एड्रेस करना है, उनके एक्सेस को भी इम्प्रूव करना है, उनको सिक्योरिटी भी देनी है, तब जाके आप इस इशू को एड्रेस करके कामयाब होंगे। तो खाली ये वजारत तालीम का मसला नहीं है, ये वजारत खजाना का भी मसला है, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत सेहत, इन सबको मिलकर तालीम पे इन्वेस्ट करना है। और क्योंकि इस तालीम की इन्वेस्टमेंट के बेनिफिशियरी पूरा पाकिस्तान होगा, तो एक वजारत नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। 51% ऑफ द पॉपुलेशन अगर बच्चियां हैं और अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होती तो आपकी पाकिस्तान की ग्रोथ का 51% जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सिस्टम से बाहर रह जाता है। और दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर अपनी बच्चियों पे इन्वेस्ट नहीं करें। राइट। तो अच्छा ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आलमी सतह पर ख़वातीन के हकूक़ और तालीम के लिहाज से, और ख़ासकर इस्लामिक ममालिक के कंपैरिजन में? क्या पाकिस्तान ख़वातीन के हकूक़ और तालीमी आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक में रोल मॉडल बनने जा रहा है? पाकिस्तान को जी रोल मॉडल अभी हम पीछे हैं, लेकिन टर्की हमसे आगे है, मलेशिया हमसे आगे है, इंडोनेशिया हमसे आगे है, हमें आगे जॉर्डन हमसे आगे है। लेकिन हमारे पास वसाइल है, हमें अपनी सिर्फ तरजीह ठीक रखनी है और इंशाअल्लाह इस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाते जाएंगे। और इस तरह की हमने इनिशिएटिव्स में लीडरशिप ली है, तो इससे एक प्रेशर हमें हम पर भी आया है कि हमने खाली बात नहीं करनी, हमने डिलीवर भी करना है। तो इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में हम डिलीवर करेंगे और ये हमारी बच्चियां पूरी दुनिया को में ये क़यादत संभालेंगी। ज़बरदस्त। और सर एक पॉइंट इन दी एंड, अफगानिस्तान का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करना कितना बाइस तशवीश है? इस पर हर एक ने ही आवाज़ उठाई कॉन्फ्रेंस में, जिसने भी बात की इसी इशू पर आवाज़ उठाई गई। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? बड़े हमें दुख इस बात का, लेकिन ये हमें याद रखें कि इस अफगानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े जय्यद उलमा ने शिरकत की, स्कॉलर्स ने शिरकत की, पाकिस्तान के स्कॉलर्स ने शिरकत की, ग्लोबल स्कॉलर्स ने शिरकत की, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान पे। उनका इन्फ्लुएंस किसी भी बैन अल-अक़वामी इदारे और मुल्क से ज्यादा है। तो मुझे यकीन है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका इन्फ्लुएंस वहाँ की लीडरशिप पे आएगा, क्योंकि वो शायद रियासतों से तो तनहा रह सकते हैं, लेकिन ग्लोबल जो रिलीजियस उलमा है, इस्लामिक स्कॉलर्स है, मुफ्ती अजहर वो है, पैलेस्टीनियन मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी बात को तो वो इग्नोर नहीं कर सकेंगे। और ये एक प्रेशर माउंट होगा उन पे कि अपनी बच्चियों को अलाउ करें तो इस्लामी तहरीक के मुताबिक अपना वो हक है जो तालीम का वो हासिल करें। बिल्कुल वानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको मुबारकबाद एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए। काफ़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस रही। ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का जो तवातर से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ख़वातीन को सपोर्ट करेगा, बल्कि दुनिया में जो इसका एक ख़ास इमेज है जो पाकिस्तान का, वो लाइटर से लाइटर होता जाएगा। और जैसे कि उन्होंने बात की वानी साहब ने कि तुर्की और मलेशिया हमसे आगे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी अब सबकत ले जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद जनाब। टॉप ऑफ द आवर ज़रा बात करते हैं मुल्क की सियासत पर। तो आपको ये बताएंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात के 2 दौर हैं मुकम्मल हो चुके हैं, और तीसरे दौर से कबल तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात करना चाहती थी, जो कि ना करते फिर गुज़िश्ता रोज़ हो ही गई। और मुलाकात के बाद PTI मुज़ाकराती कमेटी के जो रहनुमा हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि कैदी जो हैं वो रिहा किए जाएँ, 9 मई और 26 नवंबर पर जो वाक़यात हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 31 जनवरी तक कमीशन अगर नहीं बनता तो मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ेंगे। 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर, और उसके अंदर असीरान
उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो हुकूमत की कोर्ट में है। एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे, हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जनाब, ये तो कह दिया गया कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो डेडलाइन है 31 जनवरी की, उसको भी बरकरार रखा गया है। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में फैसला सुनाएंगे। इस फैसले पर भी साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हमें इल्म है कि आज जो फैसला है वो क्या आ रहा है। ये फैसला पाकिस्तान की नेकनामी का सबब नहीं होगा। एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं। आप अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आईनी और कानूनी तरीकाकार से बाहर आएंगे। हमें पता है कि वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेकनामी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अल कादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशियरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अदालत ने हक़ाइक़ पर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला देना है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि पीटीआई अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल ठीक है। 190 मिलियन जो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए, और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बगैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने सुनी। उधर सेनेटर फैसल वारन ने यह दावा किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। बानी पीटीआई से बारहा उन्होंने कहा कि हवारी आपको ना सिर्फ कैद में रखना चाहते हैं बल्कि मरवाना चाहते हैं। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी से बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए। ये ओपन एंड शट केस है। अब ये कोई शॉकर या कोई शॉकिंग न्यूज तो आने वाली नहीं है। जो उन्होंने किया है तो उसका जवाब तो देना है। तो जनाब, ये है ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन और अहम चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आमिर असराना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल, आप सुनाएं, सब लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, 190 मिलियन पाउंड का जो महफूज फैसला है वो फाइनली आज आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है? जिस तरह से सेनेटर फैसल वावडा तो कह रहे हैं कि सरप्राइज मिलने वाला है बानी पीटीआई को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरप्राइज तो तब होगा अगर वो बरी हो जाए, वरना तो दीवार पे लिखी हुई है सजा। इसके अलावा तो कोई और दूसरी चीज मुझे तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से केस की समाअत हुई, 1 साल तकरीबन उसको लगा, और उसमें दर्जनों बार इमरान खान साहब उनके वकला ने जो इल्तिवा लिया वो हर दफा दिया गया। तो केस की हिस्ट्री को देखते हुए, और खास तौर पे जब इमरान खान 3-4 दफा ये कह चुके थे कि मैं जब अपने गवाहों की लिस्ट आएगी तो सबको सरप्राइज दूंगा, और सरप्राइज उन्होंने ये दिया कि उन्होंने जो लिख के दिया था कि मैं गवाह ला रहा हूं, उन्होंने कहा मैं गवाह नहीं दे रहा। क्योंकि अगर कोई टर्निंग पॉइंट बन सकता था तो वो यही था कि ये अपने गवाह लाएंगे, और जाहिर है वो वही होंगे जो उनकी काबीना के मेंबर्स हैं, क्योंकि इनके कुछ काबीना के मेंबर्स ने बयानात दिए, लिख के भी दिया कि ये वाकया वाकई हुआ है, और सबको कहा गया कि बस इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, खामोशी से आप अप्रूव कर दें। बस ये नॉन एजेंडा आइटम था, उसे लाया गया आखिरी वक्त में और उसे क्लियर कराया गया 190 मिलियन पाउंड को। तो केस तो इतना ही है कि वजीर आजम के इल्म में थी ये बात, और वजीर आजम ने उसको छुपाया इस तरीके से कि शहजाद अकबर जो बैरिस्टर भी हैं और लंदन में आजकल निकले हुए हैं, यहाँ से वहाँ शायद सियासी पनाह है या जो भी है उनका केस, तो उन्होंने काबीना को कहा कि हमें इसकी मंजूरी देनी है, और इसकी मंजूरी ले दी गई। वो पता तो तब चला जब मिनट्स इशू हुए कि ये कोई एक अजीबोगरीब केस हुआ है,
तो उसके बाद जब हुकूमत चली गई और फिर पीडीएम गवर्नमेंट आई तो उस वक्त ये इसकी तैयारियां शुरू हुई कि भाई ये जरा चेक तो किया जाए कि पहले इसमें 4 लोग वो थे ट्रस्टी, जिसमें इमरान खान और बेगम बुशरा नहीं थे, बाबर अवान साहब थे, जुल्फी बुखारी थे, और फिर ये तब्दील हुए और ये दोनों उसके ट्रस्टी हो गए। तो ये केस वहां से शुरू होता है। उसके अंदर फिर बहुत कुछ बैकग्राउंड में भी मौजूद है, कुछ तोहफे ताइफ का जिक्र है, कुछ बड़ी खतीर रकम का जिक्र है, लेकिन असल इशू जो मेरे नजदीक बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि जो रकम जुर्माने में हुकूमत पाकिस्तान को प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी डेवलपर ने देने थी, बजाय ये कि वो देते, उन जो रकम वहां से बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान को, जो प्रोसिक्यूटर का केस है वो यही है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को पैसे आए थे कि वहां पे वो अपने जराए नहीं बता सके थे। तो ये रकम तो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आनी थी, लेकिन वहां पे बैरिस्टर शहजाद गौर ने ये दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अकाउंट है और इसमें पैसे भेजने, तो यही समझा गया कि ये सरकारी अकाउंट है। एक्चुअली वो अकाउंट, वो स्पेशल जो खोला गया था जुर्माने के लिए, वो उसका था और वो रकम उसमें चली गई 60 अरब रुपए के लगभग। फिर ये चलता रहा और अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां आई और काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने, ये केस लगा हुआ था पहले से, तो उसके अंदर वो रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस दे दी गई कि एक्चुअली ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास आई थी, ये किसी जुर्माने के लिए नहीं आई थी। मेरे नजर में तो ये केस है और इसमें इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, बदनीयती शामिल है। अब हमें देखना होगा कि कितनी देर में बेगम बुशरा वहां पहुंचती है अडियाला जेल, क्योंकि अभी तक तो वो खबर नहीं आई, क्योंकि अदालती अमला, प्रोसिक्यूटर, नैब की टीम सब आ चुके हुए हैं। तो अब सिर्फ देखना ये है कि जज साहब इंतजार कर रहे हैं बेगम बुशरा का और फिर वो फैसला अनाउंस करें। चलें, हम भी इंतजार कर रहे हैं जब जज साहब फैसला सुनाएंगे, हम अपने नाज़रीन के साथ जरूर शेयर करेंगे। आमिर साहब ये बताइएगा, इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे? पीटीआई के लिए सॉरी समटाइम्स, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं दो इंतहाओं को सामने रखकर बात करते हैं, और वो ये है कि इस वक्त भी तीसरा दौर होने वाला है मुज़ाकरात का, और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात, बानी पीटीआई ने कहा है, इजाज़त दे दी है कि मुज़ाकरात चलते रहेंगे और उनके जो 2 मुतालबात है वो कायम रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो 31 जनवरी की अपनी डेडलाइन बरकरार रखे हुए हैं। इस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे जो मुसलसल नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है? देखें, ये जो है ना स्टाइल, उनकी उम्मीदें पहले तो थी ना कि वो प्रेशर डालेंगे और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आएंगे, और 26 नवंबर उनका पीक था जहां पे उनकी क्यादत खुद भाग खड़ी हुई और लोगों को छोड़ गई, जिनसे कस्में लेके आए थे सारे। बेगम बुशरा की बात कर रहा हूँ, अली अमीन की बात कर रहा हूँ मैं, और उमर अयूब की बात कर रहा हूँ कि कम से कम क्यादत खड़ी रहती। फिर ये जो लाशों का बनाया गया एक कि जी इतनी लाशें हैं और अब वो 14-16 पे आ गई हैं, इसलिए ये बात सही हो रही है ना कि जी लाशें आपने कहीं, और मिसिंग पर्सन सैकड़ों बताए गए और अब वो 46 के करीब आ गए। वो भी लिस्ट अभी इन्होंने देनी है, जो इमरान खान ने कहा था कि संडे तक मुझे लिस्ट दे दी जाए। अब होपफुली उनको लिस्ट दे दी गई होगी, और मुज़ाकरात जो शायद कल परसों में होने हैं, बुध ही लग रहा है, क्योंकि परसों जब अयाज सादिक से मेरा भी राब्ता हुआ था तो यही बताया गया था कि उन्होंने 2 अहम शख्सियात को कहा है कि इस मुलाकात को अरेंज किया जाए और बुध के दिन फिर हम मीटिंग कर लेते हैं। तो अब अयाज सादिक की मौजूदगी में ही मीटिंग होनी है स्पीकर की। मुज़ाकरात को तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये गलत बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, रास्ते उसी से बनेंगे। अब ये जो सजा है, बहुत सारे लोगों ने बात कही कि जी 2 दफा मुलतवी हुई है, और ये पहले भी आपके इसी शो में मैं आपके बात कर चुका हूँ आके कि जी ये कोई ऐसा अचंबा नहीं है मुलतवी होना। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस यही काम करते रहे हैं कि उन्होंने ऑरेंज ट्रेन पे 1 साल स्टे दिए रखा, फिर फैसला महफूज किया तो 9 महीने के बाद सुनाया। और हमारे यहाँ भी और बाकी जगहों पे भी खुद इमरान खान के वकला ने भी इस बात को तस्लीम किया कई दफा कि मीडिया टॉक में भी कि जी इल्तिवा होता रहता है, लेकिन साथ ही ये बात आई इनके पॉलिटिकल लीडर्स के ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इमरान खान को कि भाई आप खामोश हो जाएं तो हम आपको बरी कर देंगे, या जो दूसरी तरफ जो हुकूमती जराए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जराए हैं, वो कह रहे थे बिल्कुल नहीं, हमने कोई एंगेजमेंट नहीं की, अगर कोई मुलाकात हुई है तो वो पीटीआई क़यादत के कहने पे हुई है और वो मुज़ाकरात नहीं हुए। ये मैं पसे पर्दा की बात कर रहा हूँ। ये जो आपका सवाल है 2 पॉइंट हो गए, उनकी बात नहीं मैं कर रहा कि तीसरी नशिस्त अभी होनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मिलता है और आके बात करता है तो वो सुनी जाती है, लेकिन 9 मई का तज़किरा किए बगैर किसी किस्म की गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं करेगी। आप सियासी जमातों से करें, 9 मई पे आपको माफी मांगनी है या फिर आपको उसमें जो आज भी वो इत्तेफाक से जीएचक्यू हमला केस की समाप्त थी तो वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले खबर यही आई है
कि वो इसी वजह से कि आज यहाँ पे सारे लोग मसरूफ हैं। तो तीसरा राउंड मुतवक्को तो है, जाहिर है उसमें तलखी भी होगी अगर आज सजा मिल जाती है, जो कि यकीनी बात नजर आ रही है। Exactly, यही हमेशा इधर ही मैं भी आना चाह रही थी कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से पहले आपने ही बात की थी कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या कुछ डिले इस वजह से किया जा रहा है कि 17 को वो जजेस वाला मामला है, फिर उसके बाद ट्रंप का इक़्तिदार में आना और इस तरीके से चीज़ें डिले की जा रही थी। लेकिन आज जब फैसला सुनाया जाना है तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा कि वो तो दीवार पर लिखा हुआ है कि सज़ा है इसमें बानी पीटीआई की, तो मैटर इज सब जुडिस, तो हम इस पर उस तरीके से तो नहीं डिस्कस करते, लेकिन अगर सज़ा हो जाती है बानी पीटीआई को तो फिर क्या असर पड़ेगा मुज़ाकरात के जो तीसरा दौर है उसके ऊपर, वो होगा भी या नहीं होगा? क्योंकि जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं वो तो क्लियरली कह चुके हैं कि हमें पता है कि कल क्या फैसला आने वाला है, तो उसके बाद की क्या सिचुएशन बनती हुई आप देख रहे हैं? देखें, उस वक्त उन्होंने साथ ये भी कहा था कि हम मुज़ाकरात हर 2 सूरतों में करेंगे और हम मुज़ाकरात को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि मुज़ाकरात तो होने हैं और ये कही गई है बात। अब अगली बात देखनी ये होगी कि वो मुज़ाकरात का माहौल कैसा बनता है, इस सज़ा के बाद कितनी सज़ा होती है, और इमरान खान साहब से जब ये लोग मिलेंगे वो क्या कहेंगे कि मुज़ाकरात एंड कर दो, या ट्रंप के लिए इंतजार रहेगा कि 31 जनवरी की डेडलाइन जो कल उन्होंने दोबारा दोहराई है कि वही है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा मुज़ाकरात में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज जब आप जाके बैठे कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें हुकूमत की, तो आपकी डिमांड होनी चाहिए कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। देखिए 9 मई पे तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि जुडिशल कमीशन बन जाए आज के हालात में, अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो फिर, लेकिन साथ ही ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट वहीं पे जवाब दे देगी मौके पे, वो ये कहेंगे कि हम आपको तब बताएंगे कि अब हम जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे आपके इस मुतालबे पे, फिर हम आपको आके जवाब देंगे और नेक्स्ट मीटिंग तय की जाएगी। राइट, तो आमिर साहब अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। 20 जनवरी को वो ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं और अब एक मुमासलत अगर बानी पीटीआई को सजा होती है तो फिर से कायम होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बानी पीटीआई की कि ये दोनों सजा याफ्ता हो जाएंगे। तो अब आप इस मुमासलत की बात क्या सोचते हैं? एक जानिब अमेरिका है जहां पर ये कानून है कि आप किसी सजा याफ्ता को भी बना सकते हैं सदर, और दूसरी जानिब कानून, हमारे कानून में तो ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई सजा याफ्ता जो है वो वजीर आजम फिर से बन सके। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखें, हमारे यहाँ तो कानून में ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर आज सजा होती है तो उसमें 10 साल की नाअहली भी मुतवक्को है इमरान खान साहब की, और अभी भी नाअहली जो पहला तोशाखाना 1 है उसमें भी वो सजा खत्म नहीं हुई है नाअहली की उनकी। तो कवानीन अपने अपने मुमालिक के हैं, और अगर ट्रंप कोई बात करते हैं तो वो आपके और हमारे से छुपेगी तो नहीं ना, मैसेज तो आएगा किसी भी तरीके से, तो फिर हम उस वक्त तबसरा कर लेंगे, क्योंकि पीटीआई की जो ओवरसीज चैप्टर है उन्होंने $1 मिलियन लगा के ट्रंप साहब की कैंपेन भी की है, सारा कुछ किया है। अभी भी वो कई जगहों पे भाग रहे हैं, यूरोप में, बरतानिया में, मुख्तलिफ जगहों पे कि जी ये उनका राइट है। मैं नहीं समझता कि ये गलत बात है कि कोई लीडरशिप हो और उनकी टीम तंजीम बाहर हो और वो करे, लेकिन उसमें पाकिस्तान को मद्देनजर रखना चाहिए पीटीआई की तंजीम को, कि पाकिस्तान के हवाले से बात, जैसे पीटीआई के कुछ जो बाहर बड़े लीडर्स हैं बल्कि वो ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बंद होना चाहिए, जब अमेरिका ने कहा तो उन 4 कंपनियों पे बैन लगाया, तो ये नहीं होनी चाहिए बात। आपका सियासत में जो भी रोल है आप अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान का कानून डुअल नेशनलिटी की इजाजत देता है। हालांकि जो अमेरिकन नेशनल है और जो ये बात मिसाइल के हक में कर रहे हैं उनकी मजबूरी है कि पाकिस्तानी तो वो बाई बर्थ हैं और वहां पे वो ओथ लेके अमेरिकन बने हैं कि पहले वो उस मुल्क की ईमानदारी के साथ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिसका उन्होंने ओथ लेके शहरियत लिया, तो वो अपने उस ओथ को भी निभा रहे हैं। पाकिस्तानियत वाली कहानी बन रही है, ठीक है, वो रेमिटेंसेस भी दिसंबर में बेशुमार ठीक अच्छे तरीके से आए हैं और अल्लाह करे कि आगे भी आए, क्योंकि ये लोग कोई पाकिस्तान के खजाने में रकम नहीं जमा कराते जो ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं, अपनी फैमिलीज को बेचते हैं, अपने बिजनेसेस को बेचते हैं, या जहां पे कहीं वो चंदा देते हैं, कोई ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं। वो अभी भी शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पूरे यूरोप में कैंपेन चल रही है कि जनाब आप जो है यहाँ पे शौकत खानम को फंडिंग करें। तो ये चैरिटी का काम जो है, या अपनी फैमिली को संभालना या कारोबार को संभालना, मेरे ख्याल में कि वो पाकिस्तानी अपने काम में लगे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने अपने यहाँ वादे कस्में हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं। ट्रू। अच्छा आमिर साहब, फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पर अकेली ही खड़ी हुई है, JUI के साथ भी कुछ ताल्लुकात जो हैं वो सियासी राब्ते टूटने की इत्तलात हैं। इसी तरीके से यही कहा जा रहा है कि जो अडयाला जेल से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर JUI को भी एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि हमें याद है 26वीं तरमीम का जब मामला था तो ये इन दोनों जमातों को हमने साथ साथ देखा और कन्विंस करते हुए दिखाई दिए मौलाना फजल रहमान। क्या वजह बनी होगी इस चीज़ की और आगे का क्या
क्या लाहेमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? आपने देखा होगा महमूद खान अचकज़ई जिनको एक इत्तेहाद का सरबराह बनाया, वो गिला करते नजर आए। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा भाई हमें तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो पीटीआई 26 नवंबर के बाद एक दफा फिर तन्हाई के सफर पे गामजन है। उनका ख्याल ये है कि अब हमें बात कर लेनी चाहिए। हालांकि इस पॉलिटिकली उनको सोचना चाहिए था कि वो अपने तमाम अपोजिशन में मौजूद इत्तेहादियों को साथ लेके मुज़ाकरात करते हैं। जैसे मियां शहबाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब कमेटी बनाई 5 रुकनी, तो उसके बाद उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों का बशमूल एजाजुल हक जो एक ही एमएनए अपनी पार्टी के, उनको भी उसका मेंबर बनाया ताकि एक तासुर जाए कि गवर्नमेंट कोई अलग से पीएमएलएन मुज़ाकरात नहीं कर रही। उसमें पीपल्स पार्टी को भी डाला, बीएपी को भी डाला, चौधरी सालिक हुसैन को भी डाल दिया, एमक्यूएम को भी डाला। तो उन्होंने कोई छोड़ा नहीं पीछे कि जो इत्तेहादी शामिल ना। और पीटीआई जो इत्तेहाद बना के फिर रही है और जिसको लेके चलना जरूरत है, लेकिन वो समझते हैं कि वो यहाँ पे आके वो फैसला, यही मसला आ जाता है इनका कि पॉलिटिकली ये सोच नहीं है कि पॉलिटिकली आपको अपने साथियों को लेके चलना होता है साथ, वो नहीं लेके चल रहे। बिल्कुल वो नहीं लेकर चल रहे हैं। आमिर इलियास राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना तजिया आपने पेश किया कि इस वक्त किस क्या सूरत हाल है, और साथ साथ ये भी बताया कि जब मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है, तीसरा दौर, उसके कामयाब होने नाकाम होने की सूरत में क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई को फेस करने पड़ेंगे। और अब 11 बजे जो है अदालत फैसला सुनाने जा रही है, वो भी क्या बानी पीटीआई के हक में आता है, उनके खिलाफ आता है, जो भी फैसला आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान जूनियर अंडर 17 कैटेगरी स्क्वॉश चैंपियन आज़ान अली खान एडिनबरा में जारी स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए हैं। 2024 के वो चैंपियन हैं। आज़ान अली खान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप के फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी है। और आज़ान अली ना सिर्फ चैंपियन रहे बल्कि स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त भी रहे। इवेंट में कनाडा, बरतानिया, इटली, मिस्र, अमेरिका समेत 22 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज़ान अली खान ने जीत पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर बच्चों के नाम की है। इस शानदार जीत के बाद आज़ान अली खान अगले मरहले में ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2 जनवरी से 6 जनवरी तक बर्मिंघम में मुनक्किद होगी। जी हाँ, और जनाब इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे चैंपियन स्क्वॉश प्लेयर अज़ान अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक। अज़ान, सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस चैंपियनशिप में आपकी जो जीत थी वो आपके करियर के लिए बताएं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कितनी ज़्यादा आपने इसके लिए मेहनत की। आगे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। कैसी ज़बरदस्त बात है कि आज़ान जो है चैंपियनशिप्स में हिस्सा भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ अभी स्कॉटिश जो चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। एडिनबरा में जो जारी स्कॉटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप 2024 के ये चैंपियन बन गए हैं। इसके अलावा अब 22 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उसमें कामयाबी बहुत बड़ी चीज़ है। हमें ज्वाइन कर चुके अज़ान एक बार फिर से। जी अज़ान, कहिएगा कितनी आपने एफर्ट की थी और आपके करियर के लिए ये जीत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे इतनी अहमियत दी और अपने लाइफ पे इनवाइट किया, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी थी। और ये राइट आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, राब्ता हमारा मुनक़ता हो रहा है बार बार आज़ान के साथ, और शायद हम आज़ान से भी नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारे इंटरनेशनल गेस्ट को जब हम लाइव लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम आज़ान से बात करते हैं। आज़ान आ गए जी वापस। जी आज़ान, कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी, वो ज़रा इट्स ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम। राइट। अच्छा, कितना टफ हरीफ था आपका फाइनल में? कितना मुश्किल था उसके साथ खेलना? फर्स्ट गेम डाउन था और दूसरी गेम में भी काफ़ी डाउन था। तो फिर मेरे कोच जो थे कामा खान, उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे आपने क्या कहते हैं गेम को चेंज करना है। तो फिर मैंने गेम चेंज की और फिर मैं वापस आया अपनी गेम में। राइट। तो फिर उसके बाद मैंने जीता उसको। जबरदस्त। तो पढ़ाई कहाँ तक पहुँची आपकी? क्या चीज़? पढ़ाई कौन सी जमात में पढ़ रहे हैं? अब पढ़ भी रहे हैं साथ इसके? मैं प्राइवेट पढ़ रहा हूँ क्योंकि स्क्वॉश को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और मैं पढ़ रहा हूँ और 9th क्लास में। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्क्वॉश का शौक कब से पैदा हो गया और कब से आपने जो है इसको प्रोफेशनली लेकर चलना शुरू कर दिया? स्क्वॉश दरअसल क्या कहते हैं मेरी लाइव फैमिली गेम है और जहांगीर खान मैं जहांगीर खान का नेफ्यू हूँ। राइट, ज़बरदस्त।
साल का था तो बचपन से ही अब्बू के साथ क्लब जाना और देखना, सब कुछ देखना कि क्या हो रहा है, तो बचपन से ही खेलता आ रहा हूँ अब्बू के साथ। अच्छा, तो कौन कौन से इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं आप? कौन कौन से एजाज हासिल कर चुके हैं? मैं एक दफ़ा कतर जूनियर चैंपियन हूँ, एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलियन जूनियर चैंपियन हूँ, मैच जूनियर ओपन चैंपियन हूँ। जबरदस्त ज़बरदस्त अजान, ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं आपकी। अच्छा, मुझे बताएं कि अजान का फेवरेट स्कॉश प्लेयर है? जहांगीर खान का आपने जिक्र किया, समझ तो हम गए, लेकिन फिर भी पूछेंगे आपसे। आइडियल तो मेरे जहांगीर खान ही है, और क्या कहते हैं अभी करंट क्या कहते हैं मेरा जो है इजिप्शियन प्लेयर है एक मुस्तफ़ा असाल, तो वो मेरा फेवरेट है काफ़ी। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं आपको? आपकी अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में कौन सपोर्ट करता है आपको ये कि आप खेलते चले जाएं? क्योंकि आप चैंपियनशिप भी जीत रहे हैं, तो वाकई एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो चैंपियनशिप जीत सकता है। कौन सपोर्ट करता है? किसने सबसे पहले ये जांचा, परखा कि आप में ये टैलेंट मौजूद है? मेरे वालिद जो हैं वो कोच है मेरे, क्योंकि वो ट्रेनिंग करवाते हैं मुझे, उन्होंने ही मुझे परखा और क्या कहते हैं ट्रेनिंग वगैरह करवाई, जिससे मैं इतनी मेहनत तक पहुंचाया। और बाकी जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मुस्लिम हैंड प्रोग्राम एंड अनस्क्वैशेबल, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन, इनका साथ ना हो तो मेरी स्क्वैश कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आपने मुस्लिम हैंड्स का भी जिक्र किया, आपके स्पॉन्सर है, हम भी उनके मशकूर हैं, हर उस शख्स जिसने आपको सपोर्ट किया और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आप गए और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे ये बताएं कि स्क्वैश के लिए, वैसे तो हर एथलीट के लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्क्वैश प्लेयर के लिए फ़िटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आपकी ट्रेनिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और दिन में कितना टाइम आपको अपनी ट्रेनिंग पर देना पड़ता है? स्क्वैश में ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है, लाइक आपको ना अपनी डाइट काफ़ी कंट्रोल रखनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक डाइट खानी पड़ती है आपको, एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लाइक मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ सुबह 6 o'clock मैं फिज़िकल ट्रेनिंग करता हूँ ग्राउंड में, उसके बाद 7 o'clock ब्रेकफास्ट करके उसके बाद 9 o'clock ना मैं कोर्ट में चला जाता हूँ, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करता हूँ। देन शाम को मैं अपने बाबा के साथ कोर्ट फीडिंग वगैरह करता हूँ, मैच प्ले वगैरह करता हूँ। राइट, तो इस वक्त हमारे साथ रेहान ताहिर भी मौजूद हैं। रेहान से भी गुफ्तगू करते हैं। रेहान, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस आपका। अच्छा, और आपकी टीम का। थैंक यू। ये बताइएगा कि आप अजान को कैसे आपने परखा कि अजान जो है चैंपियनशिप में शिरकत कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं, जब 22 ममालिक के जो खिलाड़ी ऑलरेडी मैदान में नजर आ रहे थे? जी, जिस तरह कई सालों से आपको पता है ना कि हमारा मुस्लिम हैंड्स का एक खासा रहा है कि हम स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक वाहिद एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ तालीम के लिए, तालीमी स्कूल्स के जरिए जहाँ पर हम बच्चों की तालीमी आबियारी के लिए काम करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट को भी हम वैल्यू करते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट मैदान जो था, इसका बुनियादी मकसद यही था कि हम ऐसे तमाम टैलेंट को न सिर्फ पाकिस्तान में मुकामी स्तर पर, कौमी स्तर पर और आलमी स्तर पर लेकर आए। तो अजान से हमारी ये मुलाकात हुई आज से 3 माह कबल जब हम नॉर्वे से पाकिस्तान स्कीचर फुटबॉल टीम लेकर पाकिस्तान आए और एक तकरीब में शिरकत हुई। तो वहां पर मुख्तलिफ जो है ना पाकिस्तान के जो यंग टैलेंट थे, हीरोज थे, तो वहां पर हमने कहा कि क्यों ना आप अगर इंटरनेशनल सतह पर और नुमाइंदगी करें तो मुस्लिम हैंड्स जो है आपको सपोर्ट करेगा और हम आपके साथ हर तरह उसकी सपोर्टिंग में अपना किरदार अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अजान का एक बड़ा अच्छा खासा भी है कि एक यंग टैलेंट ने जिस तरह मेहनत की है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी मेहनत का असर समझ है जिसको जो ये स्कॉटिश चैंपियनशिप की जीत की सूरत उनको मिला। रेहान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी मेहनत का तो फल है, उन्हें मिला है, तो उसके साथ साथ मुस्लिम हैंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर किरदार है। स्पॉन्सर्स जो हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनके बगैर फिर वो जो हमारा प्लेयर है वो इंटरनेशनली जाकर ना तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है और ना ही हर फिर जो इस तरह की चैंपियनशिप आती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको क्या लगता है किस हद तक इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? और पाकिस्तान में क्योंकि हर दूसरे एथलीट से जिसे हम बात करें, उन्हें स्पॉन्सर्स के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चैंपियनशिप वो इस तरह से मिस भी कर जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आप हमें मौका देते हैं और आप जिस तरह आपने हमारा नाम लिया और आपने हमें पजीराई बख्शी, तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उन डोनर्स पर
जो डोनर्स हमारी इन कॉल्स को या हमारी इस बात को समझते हैं, वैल्यू करते हैं और फिर इन जैसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में गैप है कि जो लोग साहिब सरवत हैं वो पाकिस्तान की इस यंग टैलेंट को प्रमोट करने में अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे जिस तरह बाकी ममालिक के बच्चे करते हैं। वहां पर मैं हैरान हुआ कि जब ये इजिप्ट से टीम आई, वो पूरी टीम जो है उनकी नेशनल एयरलाइन ने उनको सपोर्ट किया। इससे पहले जो टीम ऑस्ट्रेलिया से आई, जो स्विट्जरलैंड से आए, तो पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। हम तो कई सालों से इस बात की दुहाई देते हैं आपके चैनल पे बैठ के कि आप आए, आगे बढ़े और आगे बढ़ के ऐसे यंग टैलेंट को जो अभी ये सोच रहे हैं अजान की तरह कि हम भी मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी आपको याद होगा स्नूकर के पाकिस्तान में बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान में जो MMA मार्शल आर्ट जो कर रहा है उसके बड़ा यंग टैलेंट मौजूद है, क्रिकेट की दुनिया के अंदर टैलेंट मौजूद है, बहुत सारे हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं। और अभी आप देखेंगे कि स्क्वाश जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा 40 साल पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े, कितना यंग टैलेंट अभी भी पाकिस्तान के सामने नजर आ रहा है और उसको सपोर्ट की जरूरत है। जी जी, रेहान, आजान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम